हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बायो अवेबिलिटी के बारे में। क्या है ये बायो अवेबिलिटी? अब जैसे हमको पता ही है कि एक टैबलेट को अब जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो वो टैबलेट जैसे हमने बात किया था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू लीवर में थोड़ा बहुत पार्ट मेटाबोलाइज होता है और उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर करता है। तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म उसे कहते हैं बायोबिलिटी। तो कितने रेट पे ये ड्रग अब्जॉर्ब हुआ और कितने एक्सटेंट पे, मीन्स कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब हुआ वो और पहुंचा उसकी साइट ऑफ एक्शन पे अनचेंज फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं हम लोग बायोबिलिटी। तो बायोबिलिटी एफ से इंडिकेट होता है। सो कितना अमाउंट और कितने रेट पे ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज फॉर्म। जैसे हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बताया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म है कि जैसे हम ओरली लेते हैं तो उसके बाद कुछ पोर्शन ऑफ अ ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है और बाकी बचा पोर्शन ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो जितना पोर्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है और जो रेट पे पहुंचता है उसे हम बोलते हैं बायो अवेबिलिटी। अब ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जैसे ये पॉइंट पे एक आदमी ने ड्रग लिया है और उसके समयांतर पे कुछ कुछ समय के इंटरवल पे उसका ब्लड हम कलेक्ट करेंगे और उसमें ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम मेजर करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 45 मिनट्स के बाद, तो ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उसका ब्लड लिया और उसमें ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमने मेज़र किया तो क्या हमको मिलेगा? तो इवेंचुअली इनिशियली ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा और एक पीक आ जाएगा उसका। और जो इनिशियल जो फेज़ होता है वो अब्जॉर्प्शन का फेज़ होता है, यहाँ तक ड्रग अब्जॉर्ब होता है और उसके बाद इवेंचुअली मेटाबॉलिज्म होकर ड्रग बॉडी में से बाहर निकलने लगती है, तो ड्रग ब्लड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल कम होता रहेगा। सो ये जो पोर्शन है पूरा, इसे बोलते हैं हम एरिया अंडर द कर्व। ये जो पूरा कर्व मिला है वो कर्व के अंदर का ये जो पूरा पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व और उसे हम बोलते हैं बायोएबिलिटी। तो बायोएबिलिटी ऐसे एरिया अंडर द कर्व से हमको पता चलता है। दूसरा दो तीन चीज़ें हैं ये ग्राफ पर से हमें पता चल जाता है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे टाइम वर्सेस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का ये जो पूरा ग्राफ है जिसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसे हम बोलते हैं सी मैक्स। कि जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अचीव होता है उसे हम सी मैक्स बोलते हैं और कितने टाइम में अचीव होता है उसे हम बोलते हैं टी मैक्स। सो जितने टाइम में अचीव होता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन उसको हम टी मैक्स बोलते हैं। और जब हायर से कॉन्सेंट्रेशन हाफ होने में जो समय लगता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये समय पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाई था, तो उससे आधा होने में, ये जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ। सो टी हाफ वो है कि टाइम टेकन फॉर अ ड्रग टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। सो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन से आधा होने में जो टाइम लगता है उसे हम टी हाफ बोलते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अभी हमें पता है कि अगर हम कोई भी ड्रग इंट्रावीनस रूट से देते हैं तो उसका बायोबिलिटी कितना होगा? उसका बायोबिलिटी होगा 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ड्रग लॉस नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे डायरेक्टली ड्रग जा रहा है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो बायोबिलिटी ऑफ आईवी रूट इज 100%। अगर ओरल रूट से हम इंजेक्शन करते हैं तो चांसेस है कि ड्रग इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन हो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो और उसी की वजह से बायोबिलिटी ऑफ ओरल ड्रग्स आर नॉट 100%। वो 100% नहीं हो सकती, उससे कम होती है क्योंकि दो मेन रीज़न होते हैं कि अब्जॉर्प्शन उसका कंप्लीट नहीं होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। वो मेटाबॉलिज्म अलग अलग जगहों पे होता है, मोस्टली जो होता है लीवर में होता है या फिर इंटेस्टिनल वॉल या फिर पोर्टल सर्कुलेशन, कहीं पे भी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अभी जो फैक्टर्स बायोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसमें दो फैक्टर्स है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन, क्योंकि जैसे हमने देखा कि दो चीज़ें अफेक्ट करेगी, एक तो अब्जॉर्प्शन और दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दोनों के बारे में हमें पता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स बायोएबिलिटी अफेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शंस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दोनों के बारे में हमने डीप में जान चुके हैं। जैसे हम देखेंगे अब्जॉर्प्शंस पे हम फास्ट क्विकली जाते हैं, इस ये ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं कि
ड्रग का कितना सॉल्यूबल है, जितना अच्छा सॉल्यूबल होगा उतना अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, लार्जर सरफेस एरिया जैसे इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, वेस्कुलरिटी जितनी अच्छी होगी वहाँ से अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल ओरल और रेक्टल रूट। फिर ओरल रूट की बात आ जाए तो वहाँ से अब्जॉर्प्शन जो पैसिव डिफ्यूजन से होता है उसमें आयोनाइजेशन ड्रग का जो स्टेटस होता है, फिर मीडियम का पीएच और ड्रग का पीएच अफेक्ट करता है, पार्टिकल साइज ओरली हम लेते हैं तो कोई फूड फूड या ड्रग फूड इंटरेक्शंस होता है कि नहीं, और दूसरा कोई फूड अपने लिया है कि नहीं, वो एक अफेक्ट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जो होता है उसमें हमें पता है कि HCl होता है, एंड काफ़ी सारी ड्रग्स HCl से डिग्रेड हो जाती है, तो इसीलिए हम एंट्रिक कोटेड टैबलेट बनाते हैं कि HCl से डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस बनाते हैं जिसमें धीरे 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 पार्टिकल में से कोटिंग रिलीज होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थेरापेटिक लेवल से ऊपर मेंटेन रहता है। फिर जीआई ट्रैक्स में कुछ पंप्स होते हैं जिसे हम पी ग्लाइकोप्रोटीन या इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, जिनका काम है कि कोई भी टॉक्सिन या ड्रग को बाहर धकेल देना। तो वो कैसे पंप है, कैसे वो काम करते हैं और कैसे उन पंप का हम एक्शन ऑल्टर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अदर ड्रग्स लाइक इनहिबिटर्स ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन और इंड्यूसर्स ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, जो भी ड्रग की अब्जॉर्प्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी ड्रग के साथ ड्रग्स लेते हैं तो इंटरेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लोरा, नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है इंटेस्टाइन में, वो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में। तो जो ड्रग एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाते हैं उसके साथ अगर हम एंटीबायोटिक जैसे ड्रग दे दें तो फिर उसका बायोबिलिटी अफेक्ट होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हम जानते हैं कि गट वॉल में पोर्टल सर्कुलेशन में सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचने से पहले मेटाबॉलिज्म होता है जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। 3-4 जगहों पे होता है लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो होता है लीवर में होता है, गट ल्यूमेन और वॉल में भी होता है। इवेंचुअली उससे क्या होता है कि बहुत कम पोर्शन एक तो पहुंचता है, तो बायोबिलिटी पे उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। सो कम पोर्शन में वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, सो लो बायोबिलिटी रहता है। उससे रेट भी कम होता है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम हो जाता है। जैसे हमने ये एग्जांपल में दिखा था ऑलरेडी कि यहाँ पे ओरल ले लिया तो ओरल लेने के बाद इनिशियली वो लीवर में जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हमने बताया था कि फॉर एन एग्जांपल 25% ड्रग यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगा तो सिस्टम में 75% ड्रग एंटर करेगा। और अगर हम आईवी डालते हैं तो पूरा का पूरा 100% सिस्टम में जाएगा और वो वहाँ से एक्शन करेगा, तो उसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स है जनरली बायो अवेबिलिटी में अफेक्ट करते हैं। अभी एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है, दैट इज बायो इक्विवेलेंस। BA-BE भी कहते हैं, बायो अवेबिलिटी बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। ऐसा क्लिनिकल स्टडीज या रिसर्च भी ऐसे होते हैं। अब क्या होता है ये, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई ड्रग ए है, जैसे मान लीजिए आपके पास अपनी पैरासीटामोल है, एक स्टैंडर्ड पैरासीटामोल है, तो स्टैंडर्ड भी होता है और एक टेस्ट करने का पैरासीटामोल भी होता है। सो दोनों जो प्रोडक्ट है दोनों ड्रग ए ही है, लेकिन दोनों ड्रग ए है उसको हमें ऐसा दिखाना है कि वो इक्विवेलेंट है, कंपेरेबल है। तो हम कैसे वो साबित कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें उसका फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करना पड़ता है, और फार्माकोकाइनेटिक में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो अवेबिलिटी स्टडी करना पड़ता है। जैसे ड्रग ए का बायोबिलिटी स्टडी और ड्रग बी ए का तो दो अलग अलग प्रोडक्ट का बायोबिलिटी स्टडी करना है और उसको फिर हमें कंपेयर करना है और उसका हमें रिजल्ट देखना है। अगर वो रिजल्ट्स में स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं है, सो नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट। सो दो प्रिपरेशन है दवाई का, वो बायो इक्विवेलेंट कब बोले जाते हैं, जब उनका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ बायोबिलिटी वो उन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो तभी वो और सूटेबल कंडीशन में स्टडी करने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट। क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों ऐसा बायो इक्विवेलेंट स्टडी करना पड़ता है, तो कब कब ये बायो इक्विवेलेंट स्टडीज करना इम्पॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है नैरो सेफ्टी मार्जिन की ड्रग्स के लिए। जैसे हमें पता है कि डिगॉक्सिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे फेनिटोइन, वॉरफेरिन, ये ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हम थोड़ा भी ब्लड में अफेक्ट करेंगे या फिर ऑल्टर करेंगे तो या तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएंगे या फिर उसका थेरापेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स में बायो इक्विवेलेंस, उसका बायोबिलिटी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, कई बार एंटीबायोटिक फेलियर रहता है, पेशेंट एंटीबायोटिक लेता है
फिर भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हमें जानना ज़रूरी होता है कि कोई फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में गड़बड़ तो नहीं है। जैसे हमने एंटीबायोटिक दिया, लेकिन कितना प्रतिशत अब्जॉर्ब होता है, उसका बायोएबिलिटी कितना होता है, वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है कि नहीं, बैक्टीरिया को मारता है कि नहीं, तो वो सब जानने के लिए उसका फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो ऐसे केस में भी ऐसा बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये सब था बायो अवेबिलिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।